बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 267 किस्सा सुन चुके हैं और अब 268 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इन दोनों यरगमालियों का क्या बनेगा जो तुम्हारी कैद में है? बूढ़ ने पूछा। क्या इन्हें यहीं छोड़ जाओगे? हाँ, इनके इवज कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे इनसे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, बूढ़ ने खुश होकर कहा। बस अब यहाँ से निकल चलो। अभी नहीं, अंधेरा फैलने के बाद। मैंने कहा, और निगरानी करने वाले मेरे चेहरा आशना है और मैं तुम्हारी तरह आसानी से नहीं निकल सकूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी चीफ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम किसी छोटे आदमी से नहीं उलझ सकते थे? एक अदनान अब्बासी ही मिला था तुम्हें। मैं उससे नहीं उलझा था, वो मुझसे उलझा है। मैं तो अब भी उससे पहलू बचाना चाह रहा हूँ। अगर तुम सोनिया को उसके चुंगल से निकालने की कोशिश करो तो तसादुम तो लाजमी है। कोशिश तो यही है कि उससे तसादुम ना होने पाए। मेरा जुमला मुकम्मल होने से कबल ही फोन की घंटी बज उठी। मैंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। तुम्हारी बात असूली तौर पर दुरुस्त है। दूसरी तरफ से मशीनी आवाज आ रही थी। हम सोनिया को रिहा करने के लिए तैयार हैं। मैंने खेज अंदाज में सर हिलाया। मुझे खुशी है कि मेरा एक जायज मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। हम बहुत फराग दिल लोग हैं। असूली बात कोई भी करे हम उसे मान लेते हैं। शुक्रिया, मैंने तंदिया लहजे में कहा। तो फिर इस तबादले की क्या सूरत होगी? तुम्हारे लहजे में तंज है, बेतासर सपाट लहजे में कहा गया। लेकिन हमारी तरफ से कोई शर्त आयद नहीं की जा रही। पहले सोनिया को रिहा किया जाएगा जब वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। उसके बाद ही तुम अदनान और सलूमी को रिहा करना। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारी बदगुमानी दूर की जाए। यकीनन तुम ये सोच रहे होगे कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई चाल न चलें। मैं वाकई यही सोच रहा था, मगर अब मुतमईन हो गया हूँ, मैंने कहा, जबकि दर हकीकत मेरे दिन में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई थी। हमें तुम्हारा इत्मीनान ही मकसूद था। अब हम सोनिया को रिहा कर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर वो तुम तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी इन दोनों को रिहा करने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। तो फिर इंतजार करो, दूसरी तरफ से कहा गया और सिलसिला मुनक़ते हो गया। किसका फोन था चीफ? बूढ़ ने बेसब्री से पूछा। तुम किससे बात कर रहे थे? एक मशीन से, मैंने मुस्कुरा कर कहा, जो अदनान अब्बासी की नुमाइंदा है। मशीन से? बूढ़ ने हैरान होकर कहा। मशीन भला किसी की नुमाइंदगी किस तरह कर सकती है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कोई मशीन ही है जो पता नहीं किस तरह ऑपरेट होती है और उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मुमकिन है वो कोई ऐसी मशीन हो जो इंसानी आवाज को किसी खास तरीके कार के जरिए जज्बातों तासरात से हार कर देती हो। खासी हैरान कुन बात है, लेकिन अदनान अब्बासी जैसे शख्स के लिए इस किस्म की मशीनरी मुहैया करना कोई बड़ा काम नहीं है। बूढ़ ने कहा। अब वो क्या कह रहा है? मशीन के जरिए ये फराग दिलाना पेशकश हुई है कि पहले वो लोग सोनिया को रिहा करेंगे। जब वो मेरे पास पहुंच जाएगी तब मैं अपने दोनों कैदियों को रिहा करूंगा। लेकिन ये बात भी ताज्जुब खेद है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो शख्स तुम्हारी कैद में है वही असल अदनान अब्बासी हो? नहीं, मुझे यकीन है कि वो अदनान अब्बासी नहीं हो सकता। सोनिया को रिहा करने का एक मकसद तो यही है कि कहीं मैं अदनान के हम शक्ल के राज से आगाह ना हो जाऊं। और वो दूसरा मकसद? बूढ़ ने पूछा। वो जरूरत से ज्यादा पूरे एतमाद है। उन्हें यकीन है कि जब मैं उन दोनों को रिहा कर दूंगा तो वो मुझ पर काबू पा लेंगे। तो गोया तुम्हारा प्रोग्राम ये है कि तुम उन दोनों को रिहा नहीं करोगे? बूढ़ ने कहा। नहीं, मेरा प्रोग्राम ये है कि उन दोनों को जरूर रिहा करूंगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वादे का पास भी तो कोई चीज होती है। क्या ये गलती नहीं होगी चीफ? बूढ़ ने कहा। क्या इस तरह तुम अपने हाथ पैर नहीं कटवा बैठोगे? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ सोनिया की रिहाई से गर्ज है। उसने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। अब मैं उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता। मगर उन दोनों को रिहा करने के बाद तुम्हारे पास क्या ढाल रह जाएगी? वो ढाल नहीं, यरगमाल है। मकसद पूरा होते ही मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। अदनान अब्बासी से उलझना मेरा मकसद ही नहीं था। इस तरह तो तुम अदनान अब्बासी को खुद पर हमला करने की दावत दोगे। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि उनकी आजाद होते ही अदनान के आदमी तुम पर चढ़ दौड़ेंगे? क्या मैं तुम्हें इतना ही अहमक नजर आ रहा हूँ? क्या मैं उन दोनों को छोड़ने के बाद यहीं बैठकर उसके आदमियों का इंतजार करता रहूंगा? मैंने तंदिया लहजे में कहा। मालूम नहीं क्यों तुम्हारे सामने अकल ही खब्त होकर रह जाती है। बूढ़ ने जीप कर सर खुजाते हुए कहा। वैसे कब खबत नहीं रहती। फोन पर अपनी मालूमात का रोब डालने वाली हरकत क्या अकल मंदी के ज़मरे में आती है? बस अब तुम मुझे शर्मिंदा किए जाओ, बूढ़ ने मुंह बनाकर कहा। हालांकि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर तुम्हारी जगह वाकई नॉर्मन शैलूफ होता तो उसका आधा खून तो मारे खौफ के खुश्क हो गया होता। हाँ, शायद तुम्हारी बात दुरुस्त हो, मैं बुड़बुड़ाया। लेकिन क्या तुम अभी भी वापस नहीं जाओगे? इस वक्त वापस जाने का क्या फायदा होगा चीफ?
कुछ देर बाद अंधेरा फैलने वाला है, अब तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं खामोश हो गया। हर बात मेरे बनाए हुए मंसूबों के खिलाफ हो रही थी। मैंने सोचा था कि बुढ़ को उस बंगले में घुसकर हैरान कर दूंगा, मगर हालात के तहत उससे कबल अज़ वक्त ही राब्ता कायम करना पड़ गया। शायद एक एतबार से ये ठीक ही हुआ था। मैं तो बुढ़ की बसरे में मौजूदगी को इत्तफाक पर महमूल कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि तहजीब मुझसे मिलने की ख्वाह है। उसकी खातिर तो सारे प्रोग्राम तरक किए जा सकते थे। मैंने सोचा था कि सलोमी को सजा दूं ताकि आइंदा वो सोनिया से उलझने की हिम्मत ना कर सके, मगर मैं अपने इस मंसूबे पर भी अमल नहीं कर पाया था। अब अगर मैं उसे यूं ही छोड़ देता तो वह किसी और जरिए से सोनिया को परेशान करती। जाहिर है मैं सोनिया को तो अपने साथ नहीं ले जा सकता था, उसे तो यहीं इराक ही में रहना था। मैंने बूढ़ से ड्राइंग रूम में ठहरने को कहा और जाकर तमकीन को उसके कमरे से निकाल लाया। सलोमी ने एक बार फिर मुगल्लज़ात बकना शुरू कर दी थी, मगर मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी थी और उसे वापस कमरे में धकेल कर तमकीन के साथ ड्राइंग रूम में वापस आ गया। बैठो। मैंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और वो बुढ़ पर एक सरसरी नजर डालता हुआ बैठ गया। कुछ देर कबल मुझे एक फोन मौसूल हुआ है। मैंने कहा, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दूसरी तरफ से कोई मशीन गुफ्तगू कर रही है। क्या तुम इस मुअम्मे पर कोई रोशनी डाल सकते हो? तमकीन ने एक बार फिर बुढ़ पर नजर डाली और हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, वो एक मशीन है जिससे गुजरकर इंसानी आवाज मशीनी आवाज मालूम होने लगती है। मेरा ख्याल भी यही था। मैंने मुतमईन अंदाज में सारी लाया। उस मशीन से तुम्हारी रिहाई का मामला तय पा गया है, तो क्या तुम मुझे रिहा कर दोगे? तमकीन ने घबरा कर कहा, तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? बेफिक्र रहो, ना कुछ बताया है और ना ही आइंदा कुछ बताने का इरादा है। तमकीन मुतमईन हो गया। तावान की रकम क्या तय हुई? उसने पूछा। तुम दोनों को तबादले में रिहा किया जाएगा। पहले वो सोनिया को रिहा करेंगे, जब वो मेरे पास पहुंच जाएगी उसके बाद मैं तुम दोनों को रिहा कर दूंगा। तमकीन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर मुंह से कोई लफ्ज निकाले बगैर सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। मैं बड़े गौर से उसे देख रहा था। तुम कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने कहा, जो कुछ कहना चाहते हो बेफिक्र होकर कहो। नहीं, तमकीन ने घबरा कर कहा, मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। गालिबन तुम ये कहना चाह रहे थे कि तुम दोनों को रिहा करने के बाद मैं गैर महफूज हो जाऊंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा। तमकीन ने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम अपने तौर पर जो चाहो मतलब अखज़ करो, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तुम्हारी पोजीशन समझ रहा हूँ, मैंने नरम लहजे में कहा। तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझसे ताउन करके तुम नुकसान में नहीं रहोगे। जितना ताउन पहले कर चुका हूँ उसी पर पछता रहा हूँ। मालूम नहीं रिहाई के बाद मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। तुमसे पूछगछ तो जरूर होगी, लेकिन तुम कह सकते हो कि तुमने किसी भी किस्म की मालूमात फराम नहीं की। लेकिन तमकीन ने झिझकते हुए कहा, अगर वो तुम्हें पकड़ने में कामयाब हो गए और तुमने उनके तशद्दुद के सामने जबान खोल दी तो उसका बंदोबस्त तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। वो मुझे ढूंढते ही रह जाएंगे। लेकिन अगर तुम इतने ही खौफजदा हो तो मैं अब तुमसे मजीद मालूमात हासिल नहीं करूंगा। अलबत्ता तुमसे एक ताउन की दरख्वास्त जरूर करूंगा। तमकीन हैरत से मुझे देखने लगा। मैं तुमसे क्या ताउन कर सकता हूँ? उसने पूछा। तुम दोनों को रिहा करने के बाद मैं इराक में नहीं रहूंगा, लेकिन जाहिर है सोनिया यहीं रहेगी। उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। उस बात की क्या जमानत होगी कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? तमकीन सोच में पड़ गया। चंद लम्हे बाद बोला, सलोमी के हद तक तो मैं तुम्हें यकीन दहानी करा सकता हूँ। उसे मैं किसी न किसी तरह समझा लूंगा, लेकिन जहाँ तक दूसरे मामले का ताल्लुक है तो उसमें मैं कोई यकीन दहानी नहीं करा सकता। तुम कोशिश तो कर सकते हो, मैंने कहा, और मुझे यकीन है कि अगर तुमने दिल से कोशिश की तो उसे कोई नुकसान पहुंचने से बचा सकोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तमकीन ने बड़े खुलूस से कहा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया और अब तो तुम मेरे राजों के भी अमीन हो। मजीद पेशबंदी के तौर पर मैं मरजाना को अगवा करा लेता हूँ, मैंने कहा, और तमकीन भड़क उठा। क्यों मुझे बेमौत मरवाओगे? क्योंकि मरजाना पर हाथ डालने से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मैंने ही तुम्हें मालूमात फराहम की हैं। ठीक है, मैं इस पर गौर करूंगा, मैंने कहा। वैसे ये जरूरी नहीं कि मरजाना के बारे में मुझे तुमसे ही मालूमात हासिल हुई हो, क्योंकि उससे तो बहुत से लोग वाकिफ हैं। तमकीन ने मुझसे इत्तफाक किया, लेकिन इस मौके पर तो वो यही समझेगा कि मैंने ही तुम्हें मरजाना के बारे में बताया है। अच्छा चलो, मैंने उठते हुए कहा, सोनिया की वापसी तक तो तुम यहीं रहोगे। मैं उसे दोबारा कमरे में बंद करके वापस आया और ड्राइंग रूम में टहल रहा था। मेरी मानो तो सोनिया का चक्कर छोड़ दो और यहाँ से निकल चलो, बुढ़ ने कहा। लेकिन तुम जानते हो कि ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। और फिर तुमने शायद सोनिया को देखा नहीं है। बुढ़ ने मशकूक नजरों से मुझे देखा। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मगर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? अगर उसे देख लिया होता तो हरगिज़ इस किस्म की बात ना करते, मैंने खेज लहजे में कहा। क्या वो बहुत हुसीन है चीफ?
चौकन्ना होने के बावजूद बूढ़ पूछे बगैर न रह सका, बहुत ज्यादा। मैंने कहा जी तो यही चाह रहा है कि उसे छोड़ छाड़ कर निकल जाऊं, मगर तुम्हारा ख्याल आड़े आ जाता है। मेरा ख्याल क्यों आड़े आ जाता है? बूढ़ ने पूछा और वो एक बार फिर अलर्ट हो गया। हम उसे 2-4 रोज अपना मेहमान रखेंगे, तुम्हारा दिल भी जरा बहला रहेगा। तुम बहुत बदले बदले नजर आ रहे हो चीफ, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तुमसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है ना, इसलिए जी चाहता है कि तुम्हें किसी इनाम से नवाजा जाए। अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा, बुड़ बुड़ बुड़ाया। लेकिन खैर उसने एक ठंडी सांस ली। तुम्हारे दिए हुए इनाम से दामन बचाना भी तो मुमकिन नहीं है। कुछ देर बाद काल बैल बजी। उस वक्त तक बाहर अंधेरा फैल चुका था। मैंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर दरियाफ्त किया कि गेट पर कौन है। हम मिस सोनिया को ले आए हैं जनाब, मोदबाना लहजे में कहा गया। उसे गेट पर छोड़ दो और तुम लोग वापस चले जाओ। मैंने कहा बहुत बेहतर जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया। मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ करने के बाद सोनिया को आवाज दी। तुम मेरी आवाज सुन रही हो सोनिया? क्या वो लोग वापस चले गए हैं? हाँ, सोनिया की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। वो लोग वापस आ चुके हैं। तुम ठहरो, मैं भी आकर गेट खोलता हूँ। मैं इंटरकॉम का रिसीवर रखकर बाहर निकल आया। बूढ़ भी मेरे पीछे बाहर निकला था। मैं बूढ़ की तरफ तवज्जो दिए बगैर गेट की तरफ बढ़ता चला गया। गेट के करीब पहुंचकर मैंने खिड़की की कुंडी हटाई और तेजी से दीवार की ओट में हो गया। मैंने महज एहतियातन ये हरकत की थी, मगर ये एहतियात ही मेरे काम आ गई। कुंडी के खुलते ही ब्रेन गन का एक तवील ब्रेस्ट मारा गया था। गेट छिलनी होकर रह गया था। न सिर्फ गेट छिलनी हुआ था, बल्कि शायद सोनिया भी छिलनी हो गई थी। ब्रेन गन की तड़तड़ाहट में सोनिया की करबनाक चीख भी शामिल थी। मैंने बड़ी तेजी से खुद को जमीन पर गिरा दिया। अदनान अब्बासी ने मेरे साथ धोखा किया था। मैं यही समझता रहा था कि वो पहले तमकीन को रिहा कराएंगे, उसके बाद मेरे खिलाफ कुछ करेंगे। लेकिन उसने इंतहाई बेसब्री का मुजाहरा करते हुए मुझे पहली फुर्सत में ठिकाने लगाने की कोशिश कर डाली थी। मेरा पूरा जिस्म गुस्से से दहक रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी रगों में खून की बजाय लावा दौड़ने लगा हो। मगर मैं बेकाबू नहीं हुआ। उन लोगों ने 2 छोटे छोटे ब्रेस्ट और मारे, जिनके नतीजे में गेट के सुराखों में इजाफा हो गया। सोनिया तो पहले ही मर चुकी थी और मैं दीवार के हकम में गोलियों की दस्त से महफूज था। सोनिया इस तरह गिरी थी कि उसका आधा धड़ गेट से अंदर था और आधा बाहर था। मेरी आंखों में खून उतर आया। सोनिया सिर्फ मेरी वजह से मारी गई थी। हमलावरों का मकसद मुझे हलाक करना था। वो बेचारी तो ख्वाह मुखा जद में आ गई थी। क्या ख्याल है चीफ? मुझे अपने नजदीक से बूढ़ की सरगोशी सुनाई दी। कोई जवाबी कार्रवाई करोगे? नहीं, मैं गुर्राया। अभी नहीं, अभी तो इस बंगले से ही निकल चलो। हम दोनों आगे पीछे तेजी के साथ रेंगते हुए कंपाउंड वाल तक पहुंचे और दीवार कूदकर बराबर वाले बंगले के अहाते में पहुंच गए। बूढ़ उसी रास्ते से आया था और अब मैं भी उसके साथ उसी रास्ते से वापस जा रहा था। हम बराबर वाले बंगले के गेट से बाहर निकले तो सड़क सुनसान पड़ी थी। हमलावर गालबन फरार हो चुके थे। तेजी से निकल चलो, मैंने बूढ़ से कहा और हम दोनों ने जल्दी जल्दी सड़क अबूर की और चंद ही लम्हों के अंदर अंदर मैं बूढ़ के साथ उस बंगले में पहुंच गया जहां उसने अपनी आरदी पनाहगाह बना रखी थी। तुम इस वक्त बाल बाल बचे हो चीफ, बूढ़ ने कहा और वहां मौजूद उसके साथी मुझे हैरत से देखने लगे। जिस शख्स को वो लोग ठिकाने लगाने के दर पे थे, अब वो चीफ कैसे हो गया? उनके लिए ये बात किसी मुअम्मे से कम नहीं थी। बूढ़ ने भी उनकी हैरत महसूस कर ली थी, इसलिए वो उनसे मेरा तारुफ कराने लगा। मैं अपने ख्यालों में गुम था, इसलिए उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा था। मैं सोच रहा था कि अदनान अब्बासी ने बराए रास्त मुझ पर हमला किया है। दफदन में गुर्राया और सोनिया बेगुनाह मारी गई है। अब मैं अदनान से इंतकाम लिए बगैर यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा चीफ, बूढ़ ने कहा। हम लोग तो मातहत है। सामने वाले बंगले की क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। वो लोग हैरत अंगेज तौर पर फरार हो गए हैं और अब मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ है, बूढ़ ने कहा। तुम्हें मालूम है उन्होंने क्या मंसूबा बंदी की है? उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि मेरे और 2 कैदियों के अलावा वहाँ और कोई नहीं है। लिहाजा जब वो सोनिया को छोड़ने आते तो गेट खोलने के लिए मैं ही आता। मेरा उनकी फायरिंग की जद में आना लाजमी था। अगर मैं गैर मामूली तौर पर मोहतात ना होता तो ये गुफ्तगू करने के लिए जिंदा ना बचता। अभी उन्हें अंदाजा नहीं है कि मैं उनकी फायरिंग की जद से बच निकला हूँ। वो खुद तो फायरिंग करके फरार हो गए। अब पुलिस आकर तमकीन और सलूमी को बरामद कर लेगी। इस तरह उनके सारे काम हो जाएंगे। वो खुद किसी की नजरों में भी नहीं आएंगे और उनके दोनों आदमी भी रिहा हो जाएंगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था चीफ कि वो बहुत खतरनाक शख्स है। सरकारी सरपरस्ती हासिल होने की वजह से उससे मुकाबला करना भी मुमकिन नहीं है। ये तुम मुझसे कह रहे हो बूढ़? मैंने तलखी से कहा। अभी तक तो मैं उससे तसादुम से गुरेज करता चला आ रहा था, मगर अब मैं सायरन की आवाज सुनकर खामोश हो गया। पुलिस आ गई थी। मैं कह चुका हूँ कि चीफ तुम हुक्म करो, हम लोग हर तरह से खिदमत के लिए हाजिर हैं।
अभी तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, पुलिस इलाके से चली जाए तभी कोई कदम उठाएंगे। पुलिस की कार्रवाइयां मुकम्मल होने में कई घंटे लगे। मैंने जलती आंखों से सोनिया की लाश उठाए जाने का मंजर देखा। वो जो तवाइफ होते हुए भी तवाइफ नहीं थी, जिसने मुझसे बेलौस मोहब्बत की थी और आखिरकार मेरी खातिर जान से मारी गई थी। मैं कैसे उसकी लहू की पुकार को नजरअंदाज कर सकता था। रात 12 बजे के करीब पुलिस इलाके से रुखसत हुई और मैंने फौरी तौर पर बुढ़ से कहा कि वो मरजाना के बारे में मालूमात हासिल करे। तमकीन के जरिए उसका पता तो पहले ही मेरे इल्म में आ चुका था। बुढ़ ने अपने तमाम आदमियों को उस काम पर मामूर कर दिया। कोई 1 घंटे बाद फोन पर इतला मिली कि मरजाना रॉयल क्लब में मौजूद है और तनहा नहीं है, और अदनान अब्बासी भी उसके हमरा है। ये खासी हैरत अंगेज इतला थी। मुझे सोचना पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक बार फिर तमकीन पर अदनान का धोखा खा जाऊं। आखिर इस तरह मंदिर आम पर आने से उसका क्या मकसद है? ये बात उसके इल्म में आ ही चुकी होगी कि मुझ पर उसके आदमियों का कातलाना हमला नाकाम हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए कोई नया जाल बिछाना चाहता हो जिसमें मैं खुद जाकर फंस जाऊं। मैंने तमाम ख्यालात ज़हन से झटके और बुढ़ को साथ लेकर निकल खड़ा हुआ। मुझ पर जो एजानी कैफियत तारी थी उसे महसूस करके बुढ़ ने भी चुप साध ली थी। चुनाचे रॉयल क्लब तक का सफर खामोशी से तय हुआ। क्लब के पार्किंग लॉट में जैसे ही कार रुकी, एक शख्स झपटता हुआ कार के नजदीक आया। उसका ताल्लुक अली ग्रुप से था। क्या रिपोर्ट है सईद? बुढ़ ने उस शख्स से पूछा। वो दोनों तो अभी तक अंदर ही मौजूद हैं जनाब, सईद ने कहा। वो गैर मामूली हिफाजती इंतजामात में यहाँ है। कंपाउंड में उसके मुसल्ला आदमी मौजूद हैं और भी कई आदमी उसकी निगरानी कर रहे हैं। हमने मालूमात हासिल की हैं, इससे कबल वो कभी इतने हिफाजती इंतजामात के साथ यहाँ नहीं आया। बूढ़ ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा और मैंने सईद से कहा, अपनी जगह पर वापस जाओ और बहुत मोहतात रहो। किसी भी मामले में उस वक्त तक मुदाखलत करने की जरूरत नहीं जब तक कि मुदाखलत करना अशद जरूरी ना हो जाए। सईद मोदबाना अंदाज में सर हिलाकर वापस चला गया और मैंने बूढ़ से कहा, तुम और मैं अलग अलग क्लब में दाखिल होंगे। तुम हालात पर गहरी नजर रखोगे और जरूरत के तहत कोई भी कदम उठा सकोगे। बुड्ढे अच्छी तरह जानता था कि कब क्या कदम उठाना है, इसलिए उसे ज्यादा हदायत देने की जरूरत नहीं थी। प्रोग्राम के मुताबिक हम दोनों एक दूसरे से बेताल्लुक क्लब में दाखिल हुए और सीधे डांसिंग हॉल की तरफ जा निकले, जहाँ अदनान और मरजाना मौजूद थे। मैंने अदनान के करीब तरीन मेज मुंतखब की और उस पर जा बैठा। मैंने हर किस्म का मेकअप पहले ही खत्म कर दिया था और अब अपने असल रूप में था। अब मैं ना अली हमाद था और ना नारमन शलोफ, अब तो मैं अली यार खान था। मैंने बहुत करीब से अदनान को देखा। वो कम अज कम तमकीन तो हरगिज़ नहीं था। तमकीन का तो मैंने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था, जबकि मेरे सामने मौजूद शख्स ना सिर्फ पूरी तरह हशाश बशाश था, बल्कि उसके चेहरे पर किसी भी किस्म का निशान नजर नहीं आ रहा था। इसके अलावा एक और खास बात जो मैंने नोट की वो ये थी कि उस अदनान अब्बासी में रख रखाव नजर आ रहा था। तमकीन की तरह उसके अंदाज से आमियानापन नहीं टपक रहा था। ये ऐसी बारीक बीन बात थी जिसका मुशाहिदा करना आसान नहीं था। अपनी असल शक्ल सूरत में होने की वजह से मैं पहचाने जाने के खदशे से बेनियाज था। अदनान के जितने भी आदमियों ने मुझे देखा था अली हमाद वाले मेकअप में देखा था, भला वो मुझे अली यार खान के रूप में किस तरह शनाख्त कर सकते थे। अदनान अब्बासी और मरजाना एक दूसरे में गुम थे। मरजाना के बारे में मेरा तसव्वुर ये था कि वो कोई बहुत हसीन और जमील औरत होगी, मगर उसे देखकर मेरे तसव्वुरात बातिल हो गए थे। उसे हसीन तो नहीं कहा जा सकता था, मगर उसके अंदाज में एक अजीब किस्म की तमकनत मौजूद थी। और ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं थी। जिस तबके से वो ताल्लुक रखती थी उस तबके के लोगों में तमकनत तो पैदा हो ही जाती है। अदनान अब्बासी के बारे में मैंने अंदाजा लगाया था कि यही असल अदनान अब्बासी है। तमकीन के बयान के मुताबिक उसका कोई और डुप्लीकेट नहीं था। फिर ये बात भी मुझे याद थी कि वो जब भी बसरे आता है उसका ज्यादातर वक्त मरजाना के साथ गुजरता है। बूढ़ मुझसे जरा फासले पर था और बहुत चौकन्ना नजर आ रहा था। उसकी यही खूबी मुझे पसंद थी। जब काम का वक्त आता था तो वो सब कुछ भूल कर सिर्फ काम ही काम करता था। इस वक्त वो उन हसीनाओं की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख रहा था जो थोक के भाव हाल में मौजूद थी। दफादन अदनान अब्बासी ने मरजाना की तरफ से निगाह हटाई और सर घुमाकर किसी तरफ देखने लगा। इस अमल के दौरान उसकी निगाह मुझ पर भी पड़ी थी, लेकिन वो उचटती हुई निगाह थी। अदनान शायद किसी वेटर को बुलाना चाह रहा था। उसने एक वेटर को बुलाने के लिए हाथ से इशारा भी किया था, लेकिन फिर मैंने उसे चौंकते हुए देखा और अजीब बात ये हुई कि उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। मैं उसे बगौर देख रहा था, लेकिन जब मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो होते देखा तो मैंने फौरी तौर पर उसकी तरफ से निगाह हटा ली, लेकिन उसकी हरकत और सकनात अब भी मेरी नजर में थी। अदनान बराह रास्त मुझको देख रहा था
उसकी ये हरकत मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। मुझे इस तरह घूरने की कोई मकबूल वजह नहीं थी और चूंकि उसके तौर तरीकों से आमियानापन नहीं झलकता था, इसलिए ये भी नहीं सोचा जा सकता था कि उसने यूं ही बिला वजह मुझे घूरना शुरू कर दिया है। यकीनन कोई ना कोई वजह जरूर थी। मैं इस तरह का शिकार होने लगा। मरजाना ने भी अदनान की मुझ में गैर मामूली दिलचस्पी नोट कर ली थी और उसने अदनान से कुछ कहा भी था। मरजाना के बोलने पर अदनान चौंक पड़ा था और उस कैफियत से निकल आया था जिसे महवियत कहा जाता है। उसने जवाब में मरजाना से कुछ कहा था और नफी में सारी लाया था। गालिबन उसने मरजाना को बताया होगा कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था मगर पहचान नहीं सका। उसके अंदाज से मैं यही नतीजा अखज़ कर सका था। मरजाना की दखल अंदाजी से इतना फायदा जरूर हुआ था कि अब अदनान की तवज्जो मेरी तरफ से हट गई थी। अदनान की मुझ में इतनी गैर मामूली दिलचस्पी बूढ़ी की नजरों से भी पोशीदा नहीं रह सकी थी और मेरी तरह वो भी हैरान हो रहा था। क्या अदनान किसी बाफूगल फितरत कुव्वत का मालिक था जिसके जरिए उसे ये मालूम हो गया कि मैं उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता हूँ? मैंने अंगड़ाई लेने के बहाने दोनों हाथ उठाए। उसी आड़ में मैंने बुढ़ को एक मखसूस इशारा कर दिया जिसका मतलब था कि मैं डायरेक्ट एक्शन लेने जा रहा हूँ। बुढ़ ने मेरा इशारा देख लिया था। उसे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूंगा, ताहम वो मजीद अलर्ट हो गया। अदनान अब्बासी मुस्तकिल बेचैनी का शिकार हो गया था। उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। ऐसे ही एक मौके पर जैसे उससे नजरें मिली, मैं मुस्कुराया और अपना हाथ बुलंद कर दिया। अदनान के चेहरे पर हैरत के तासरात दिखाई दिए, ताहम उसने भी बादले नख्वास्ता जवाब में हाथ हिला दिया। मुझे और क्या चाहिए था? मैं अपनी कुर्सी से उठा और उसकी तरफ बढ़ गया। आपसे मुलाकात का बड़ा इश्तियाक था जनाब। मैंने उसके नजदीक पहुंचकर बड़ी शाइस्तगी से कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपने पास बैठने की इजाजत देंगे? बैठो। अदनान ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया और मैं उसका शुक्रिया अदा करके बैठ गया। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, अदनान अब्बासी मुझे घूरते हुए कहने लगा। मुझे मालूम था कि वो झूठ बोल रहा है। कुछ देर कबल मुझे देखकर जिस तरह वो चौंका था उससे साफ जाहिर हो गया था कि वो मुझे जानता है और मुझे यहाँ देखकर हैरत में पड़ गया है। मेरे लिए ये बात खासी हैरान कुन थी कि वो मुझे पहचानता है। मेरा नाम तो खैर बहुत मशहूर था लेकिन मेरे सूरत अशना लोगों की तादाद बहुत कम थी। मैं खुद इस बात की कोशिश करता था कि कम से कम लोग मुझे सूरत से पहचाने। मुझ जैसे लोगों के लिए ये जरूरी भी होता है, जितने कम लोग चेहरा आशना हो काम करने में उतनी ही आसानी रहती है। जितने लोग भी मुझे पहचानते थे उन सब के नाम मेरे हाफजे में महफूज थे। उनमें अदनान अब्बासी का नाम कहीं भी नहीं था। गुज़िश्ता चंद रोज से कबल मैंने उसका नाम तक नहीं सुना था और मुलाकात आज पहली बार हुई थी। फिर उसके पास ऐसा कौन सा जरिया था कि उसने मुझे पहचान लिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझ पर अपनी शनासाई के इज़हार से गुरेजा था। आप बड़े लोग हैं जनाब, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे मेरी मुलाकात हुई और आपने अज़राए करम मुझे अपनी टेबल पर बैठने का एजाज भी बख्श दिया, वरना हम जैसे छोटे लोगों का तो आपके नजदीक से भी गुजर नहीं होता। अगर मैं वाकई कोई मामूली आदमी होता तो अदनान मेरे अल्फाज पर बरहम हो जाता, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और शायद यही वजह थी कि मेरे अल्फाज पर उसने कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं किया। ऐसे शरबती आंखों वाले नौजवान को एक बार देख लेने के बाद भुलाना तकरीबन नामुमकिन होता है अदनान, मरजाना ने कहा, जो अब तक मुझे बहुत गौर से देखे जा रही थी। मुझे हैरत है कि तुम्हारी यादाश्त को क्या हो गया है। शुक्रिया खातून, मैंने बड़े अदब से कहा। आप जैसी बावकार खातून के मुंह से निकले हुए तौसीफी कलमात मुझ जैसे मामूली आदमी के लिए एक असासे की हैसियत रखते हैं, लेकिन तुम मामूली तो हरगिज नहीं हो सकते। मरजाना ने अपने होंठों पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा, तुम तो बड़ी दिल लवेज शख्सियत के मालिक हो। मैंने अदनान के चेहरे पर नागवारी के तासरात उभरते देखे, मगर मैंने उसे उसके तासरात समेत नजरअंदाज कर दिया। मुझे तो आप शर्मिंदा कर रही हैं खातून, मैंने शर्माने की अदाकारी की। मेरा नाम मरजाना है, मरजाना ने जल्दी से कहा। तुम मुझे मेरा नाम लेकर मुखातिब कर सकते हो। मेरी शख्सियत का सहर उस पर गालिब आ रहा था। ओहो, मैंने पुरमुसर्रत अंदाज में कहा, मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ, आप मुझे बहुत बड़े एजाज से नवाज रही हैं। तुम शायद मुझे मिलने आए थे, अदनान अब्बासी ने खटकने अंदाज में कहा। एक ही बात है जनाब, मैंने बड़े अदब से कहा, आप हों या आपकी अहलिया। मरजाना मेरी बीवी नहीं है दोस्त, अदनान ने गुर्रा कर कहा, लेकिन आपके दोस्त भी मेरे लिए उतने ही लायके एहतराम है जितने कि आप खुद हैं। ये अदनान जहरीले अंदाज में मुस्कुराया, जिसके नाम तक से हम लाइल्म है। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान तलखी पैदा हुई। मैंने उठने के लिए कुर्सी खिसकाते हुए कहा, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मेरा नाम हसन कमाल है। तुम ऐसे नहीं जा सकते, मरजाना ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, ये तो हमारी तौहीन होगी।
मैं उठते उठते दोबारा बैठ गया। देखिए, मैं आप दोनों में से किसी एक का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैंने बेबसी से कहा, तुम गलत समझ रहे हो। हमारे दरमियान ना तो कोई तलखी पैदा होगी और ना ही तुम्हारे बैठने से अदनान का दिल टूटेगा। क्यों अदनान? वो अदनान अब्बासी की तरफ देखकर बोली, नहीं, मैं तो इनके यहाँ बैठने से बहुत खुश हूँ। अदनान ने तंदिया लहजे में कहा। देखा, मरजाना ने उसके तंज को नजरअंदाज करते हुए मुझसे कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? अब ये बताओ क्या पसंद करोगे? आज की रात मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती लेकर आई है। अदनान साहब जैसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई। इनके तफैल आप जैसी जादूगर खातून मेरी मेजबान बनी। उसके बाद भी कुछ पसंद करने को रह जाता है। मरजाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरा ये मतलब नहीं था। उसने हंसी जब्त करते हुए कहा, मैं खाने पीने की बात कर रही हूँ। ओह, खाना तो मैं खा चुका हूँ। आपके इसरार पर कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लूंगा। तकल्लुफ मत करो हसन, मरजाना ने बड़ी अपनाइयत से कहा। ये वक्त तो हार्ड ड्रिंक के लिए बहुत मौजू है। बदकिस्मती से मेरी जिंदगी में अभी तक वो वक्त आया ही नहीं जो हार्ड ड्रिंक के लिए मौजू हो। ओह, तो यूं कहो कि तुम पीते ही नहीं हो, मरजाना ने बड़ी अदा से कहा और एक वेटर को इशारे से बुलाकर मेरी तरफ जवाबी नजरों से देखने लगी। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कुछ भी मंगा लें, मैंने धीमी आवाज में कहा और मरजाना ने वेटर को लाइम जूस का ऑर्डर दे दिया। आपकी ये नवाजिश खसूसी मेरी किताबे जीस्त में एक सुनहरी बाब के तौर पर रकम की जाएगी। तुम हर एक से ऐसी दिल फरेब गुफ्तगू करते होगे, मरजाना ने शोखी से कहा। यह आपके कुर्ब का एजाज है। शायद मेरी गुफ्तगू पर आपके जमाल का कोई पर तो पड़ गया है। मरजाना एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। शुक्रिया है शरबती आंखों वाले नौजवान, तुम कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा तारीफ करने के माहिर लगते हो। मरजाना, दफतन अदनान कटखने कुत्ते की तरह घुर्राया।